हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कंप्लीट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो परीक्षा में एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हड़प्पा जो है ये सभ्यता का सबसे पहला शहर था। खुदाई का इतिहास देखते हैं तो इसकी खोज सबसे पहले 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था। सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था हड़प्पा, इसलिए पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि यह सभ्यता का खोजा गया पहला शहर था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। नगर नियोजन व वास्तुकला की बात करें, नगर नियोजन व वास्तुकला, यह शहर दो भागों में बांटा था। पश्चिमी टीला जिसमें गढ़ या दुर्ग जहाँ शासक वर्ग रहता था, और पूर्वी टीला निचला शहर था जहाँ आम जनता रहती थी। हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था नगर नियोजन के तहत, जिसमें पश्चिमी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें पश्चिमी टीला था जहां गढ़ या दुर्ग था और यहां शासक वर्ग रहता था, और पूर्वी टीला था वहां निचला शहर था, यहां आम जनता रहती थी। प्रमुख संरचनाएं की बात करें तो यहाँ अनाज रखने के लिए 12 बड़े अन्नागार मिले थे। क्या मिले थे? 12 बड़े अन्नागार मिले थे जो रावी नदी के करीब थे, ताकि अनाज को नावों के जरिए आसानी से भेजा जाता था। क्या कहता था? अनाज को आसानी से भेजा जाता था, ताकि अनाज नावों के जरिए नाव अनाजों के जरिए आसानी से भेजा जा सके। यहाँ श्रमिकों के रहने के लिए बैरक यानी क्वार्टर भी मिले हैं। दूसरा, मोहनजोदड़ो शहर की बात करें, मोहनजोदारो सबसे विकसित शहर था। ये हड़प्पा का सबसे विकसित शहर था मोहनजोदड़ो। खुदाई का इतिहास देखते हैं तो इसमें इसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने की थी। सिंधी भाषा में इसका नाम मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ हो गया? मृतकों का टीला। नेक्स्ट देखते हैं, महान स्नानागार यहाँ से मिला है। ये महान स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ, यह दुनिया का पहला सार्वजनिक वाटर टैंक था। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ थी। इसमें उतरने के लिए किस तरफ सीढ़ी थी? उत्तर और दक्षिण में। इसकी दीवारों पर डामर यानी बिटुमेन की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी लीक न हो सके। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान के समय नहाने के लिए किया जाता था। महान स्नानागार का उपयोग कब किया जाता था? जब धार्मिक अनुष्ठान कोई होता था उस समय इसका उपयोग किया जाता था। इसमें सीढ़ी किधर थी? तो उत्तर से दक्षिण सीढ़ी थी, और दीवारों पर डामर यानी बिटुमेन की परत चढ़ाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अद्भुत वास्तुकला यानी अद्भुत वास्तुकला की बात करें तो यहाँ की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी, जो ग्रिड पद्धति थी। क्या थी? ग्रिड पद्धति। 90 डिग्री पर जो समकोण पर काटती थी इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था। हर घर में एक आंगन, रसोई और ढकी हुई नालियों का बेहतरीन नेटवर्क था। पहले जो था हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला इतना था कि यहाँ 90 डिग्री पर समकोण पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी, जो ग्रिड पद्धति कहलाता था। हर घर में एक आंगन होता था, रसोई और ढकी हुई नालियों का बेहतरीन नेटवर्क था। नेक्स्ट शहर देखते हैं लोथल। ये लोथल दुनिया का पहला बंदरगाह था। लोथल क्या था? दुनिया का पहला बंदरगाह। खुदाई का इतिहास बात करें तो इसकी खोज 1954 में SR राव ने गुजरात में की थी। क्या? SR राव ने गुजरात में की थी। गोदीवारा, इसमें गोदीवारा था। गोदीवारा की बात करें तो लोथल की सबसे खास बात यहाँ की विशाल गोदीवारा यानी बंदरगाह था। गोदीवारा किसको कहा गया था? तो बंदरगाह को। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ज्वार भाटा यानी टाइड्स के समय जहाज़ों को आसानी से लाकर सामान उतारा और चढ़ाया जा सके। गोदीवारा इतना विकसित था कि अगर ज्वार भाटा भी आए तो उस समय भी आसानी से जहाज़ों को सामान उतारा जा सकता था। वहीं व्यापारिक केंद्र की बात करें तो व्यापारिक केंद्र इसमें यहाँ से मेसोपोटामिया और फारस की मुहरें यानी सिल्स मिले हैं, जिससे साबित होता है कि 4500 साल पहले भी भारत का विदेशी से समुद्री व्यापार होता था। विदेश वहाँ से समुद्री व्यापार 4500 साल पहले भी भारत का होता था। यहाँ से जुड़वा शहर को एक साथ दफनाने जुड़वा शवों को एक साथ दफनाने यानी ट्विन बिरियल का साक्ष्य भी मिला है। मतलब जुड़वा शव जो था उसको एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य लोथल से मिला है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा ये प्राचीन तकनीक का केंद्र था। क्या था? प्राचीन तकनीक का केंद्र था। खुदाई का इतिहास
इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने राजस्थान में की थी। कालीबंगा की खोज कौन की थी? 1951 में अमलानंद घोष ने राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का क्या अर्थ हुआ? काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, खेती का साक्ष्य यहाँ से मिला है। खेती का साक्ष्य यहाँ से दुनिया के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। लोग एक साथ दो फसलें जैसे सरसों और चना उगाना जानते थे। यहाँ दो फसल का एक साथ उगाने का प्रमाण भी मिला है। दुनिया के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अग्निकुंड की। तो अग्निकुंड यहाँ से कतार में बने 7 अग्निकुंड मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग हवन या पशु बलि जैसे धार्मिक प्रथाएं मानते थे। यहाँ के घर कच्ची ईंटों के बने होते थे। किस चीज़ का बना होता था? कच्ची ईंटों की। राखीगढ़ी की बात करें तो ये सबसे विशाल नगर था। क्या था? राखीगढ़ी सबसे विशाल नगर था। खुदाई का इतिहास, इसकी खोज 1969 में सूरजभान ने की थी, लेकिन हाल ही में वर्षों में अमरनाथ के नेतृत्व में हुई खुदाई से नई जानकारियां सामने आने लगी। सबसे पहले खुदाई 1969 में सूरजभान ने की थी, लेकिन अब अमरेंद्रनाथ के नेतृत्व में खुदाई फिर से की गई है। भारत का सबसे बड़ा स्थल था ये। क्या था? राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल। नवीनतम खोजों के अनुसार राखीगढ़ी क्षेत्रफल के मामले में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा था। राखीगढ़ी जो है मोहनजोदड़ो से भी बड़ा था और यह पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा आकार वाला नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा आकार वाला नगर कौन था? तो ये राखीगढ़ी था। वास्तुकला व ड्रेनेज की बात, यहाँ से चौड़ी सड़कें, घरों के बाहर सोख्ता गड्ढे और एक अत्यधिक उन्नत जल निकासी प्रणाली भी मिली है। क्या मिली है? उन्नत जल निकासी प्रणाली और चौड़ी सड़कें, घरों के बाहर सोख्ता भी मिलते थे, सोख्ता गड्ढे, और एक अत्यधिक उन्नत जल निकासी प्रणाली मिली है, जो यहाँ के लोगों के स्वच्छता प्रेम को दिखाती है। स्वच्छता। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का बात करें, यानी टाउन प्लानिंग का, तो आधुनिक शहरों जैसा व्यवस्था था उस समय। इसकी मुख्य विशेषता जो था वो नीचे है। विशेषता की बात करें तो इसमें 2 भाग में विभाजित नगर था। क्या था? नगर जो है 2 भागों में विभाजित था। ग्रिडेड सिटी था। पश्चिमी टीला, यानी जिसको दुर्ग कहा गया था, यानी सिटीडेल कहा गया था, यह भाग ऊंचे चबूतरे पर बना था और किलेबंद था। क्या था? ऊंचे भाग पर और किलेबंद था। यहाँ संभवतः प्रशासनिक अधिकारी या शासक वर्ग रहते थे। शुरू में देखे थे पश्चिमी टीला में शासक वर्ग रहते थे, और पूर्वी जो टीला था नीचे वाला, उसमें यहाँ के आम जनता लोग रहते थे। वही है पूर्वी टीला, यानी निचला नगर, लोअर टाउन। यह क्षेत्र बड़ा था और यह आम जनता के लिए, यानी व्यापारी, कारीगर, मजदूर वर्ग के लिए यहाँ व्यवस्था था। पूर्वी टीला पर मजदूर लोग यानी आम जनता रहते थे और पश्चिमी टीला पर शासक वर्ग रहते थे। नेक्स्ट है ग्रिड पद्धति और सड़कें। ग्रिड पद्धति और सड़कें की बात करते हैं, यानी ग्रिड सिस्टम समकोण पर काटती सड़कें थी। मुख्य सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर चौकोर खंड में बंट जाता था। मुख्य राजमार्ग सड़कें काफ़ी चौड़ी थी, जैसे लगभग 9 से 10 मीटर तक होती थी, जिन्हें राजपथ कहा जाता था। सड़कें 9 से 10 मीटर बहुत होती है, जिसे काफ़ी चौड़ी लगती थी और इसे राजपथ कहा गया था। अद्भुत जल निकासी प्रणाली भी थी यहाँ की। क्या था? अद्भुत जल निकासी प्रणाली। ढकी हुई नालियाँ थी, जैसे सड़कों के किनारे बनी नालियाँ ईंटों और पत्थरों की पट्टियों से पूरी तरह ढकी होती थी। क्या? सड़क के किनारे जो नालियाँ बनती थी वह पत्थर की पट्टी और ईंट पट्टियों से पूरी तरह ढकी होती थी। सफाई के लिए मैन होल होते थे। क्या थे? सफाई के लिए मैन होल। नालियों के बीच में कचरा साफ करने के लिए गड्ढे, यानी जिससे मैन होल बनाए जाते थे। मतलब एक बड़ा सा छिद्र होता था जिससे कचरा साफ किया जाए, उसी को मैन होल बताया गया है। घरों की पानी, हर घर की छोटी नाली गली की बड़ी नाली से जुड़ी होती थी, जिससे कि घर का पानी बाहर निकल सके। भवन की बनावट की बात करें तो इस समय भवन की बनावट यानी हाउस कंस्ट्रक्शन पक्की ईंटों का प्रयोग होता था भवन निर्माण के लिए। क्या होता था? पक्की ईंट का निर्माण होता था घर के निर्माण के लिए। घर के निर्माण में निश्चित अनुपात यानी 4-2-1 की पक्की धूप में सुखाए ईंटों का उपयोग होता था। ईंट का आकार क्या होता था? तो 4-2-1 के अनुपात में ईंट होता था, जो कि घर बनाने के लिए यूज किया जाता था। मुख्य द्वार की बात करें तो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर
पीछे की गलियों में खुलते थे, लोथल को छोड़कर, यानी लोथल में घर से आगे मुख्य द्वार पर खुलते थे और बाकी जगह घर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। सुविधाएं की बात करें तो इसमें सुविधा था लगभग हर घर में एक आंगन, रसोई घर, स्नानघर यानी बाथरूम और कुआं होता था। कुछ घर 2 मंजिला भी थे, क्या थे, 2 मंजिला भी कुछ घर रहते थे। हड़प्पा काल की लिपि यानी स्क्रिप्ट और मुहरों की अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं थीं जिन्हें आज तक पूरी सुलझाया नहीं जा सका है। जैसे इसकी कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई है, यानी हड़प्पा काल की लिपि जो है अभी तक पूरा नहीं सुलझाया जा सका है, उसी को देखते हैं। जैसे भावचित्रात्मक जो लिपि थी, पिक्टोरियोग्राफिक स्क्रिप्ट क्या था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये चित्रों का प्रयोग इस लिपि में बड़े अक्षर या शब्दों की जगह चित्रों, चिन्हों और आकृतियों जैसे मछली, चिड़िया, मानव की आकृति का प्रयोग किया जाता था। चित्र के रूप में मछली, चिड़िया और मानव की आकृति का प्रयोग किया जाता था। अक्षर और चिन्ह की बात करें तो इस लिपि में मूल रूप से लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और कुल मिलाकर 250 से 400 तक अक्षर पाए गए हैं। अक्षर को क्या बोला गया है, पिक्टोग्राफ्स, यानी अक्षर पाए गए हैं। लिखने की तरीका का बात करें, लिखने का तरीका तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि आमतौर पर पहली लाइन में दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। बाएं से दाएं की बात करें तो यह लेख एक से अधिक पंक्ति का होता था, तो दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखा जाता था। मतलब अगर एक लाइन लिखना है तो दाएं से बाएं, और फिर अगर बाएं से दाएं लिखने के लिए यदि लेख एक से अधिक पंक्ति का हो, मतलब एक से अधिक पंक्ति का हो, तो दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लिखने की इस शैली को ब्रुस्टोफिडन यानी ब्रुस्टोफिडन कहा जाता था। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं फिर जो लिखा जाता था इसको ब्रुस्टोफिडन कहा जाता था। आज तक कुछ बात अपठित रही है, जैसे अनरीडेड स्क्रिप्ट, रहस्यमय लिपि। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कई बार इतिहासकारों ने किया है, जैसे L.A. वाडेल, I. महादेवन ने किया, लेकिन इस आज तक कोई भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाया है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल लिपि के न पढ़े जाने के कारण ही इसे काल को आदि ऐतिहासिक काल भी कहा गया है। हड़प्पा काल को अगर इसमें सारा लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया है सिंधु घाटी के समय, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल भी यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहा गया है। इस श्रेणी में रखा गया है क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं तो हम उसे समझ नहीं सकते। लिखित साक्ष्य तो है लेकिन इसे समझ नहीं सकते, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल कहा गया है। लिपि कहाँ से पाई गई है तो इसकी बात करें तो मुहरे, जैसे मुहरे जो है ये लिपि सबसे ज़्यादा सेलखड़ी यानी स्टेटाइट से बनी चौकोर और बेलनाकार मुहरों पर देखने को मिलती थी। लिपि सबसे ज़्यादा सेलखड़ी से बनी होती थी और बेलनाकार मुहरों पर देखने को मिलती थी। साइन बोर्ड की बात करें तो साइन बोर्ड भारत के धौलावीरा गुजरात नामक स्थान से एक बड़ा मुख्य द्वार का साइन बोर्ड मिला है। साइन बोर्ड कहाँ से मिला है, ये धौलावीरा गुजरात नामक स्थान से मुख्य द्वार से साइन बोर्ड मिला है, जिस पर बड़े अक्षर में 10 चिन्ह अंकित है। इसे दुनिया का सबसे पुराना विज्ञापन बोर्ड या साइन बोर्ड माना गया है। दुनिया का सबसे पुराना विज्ञापन बोर्ड या साइन बोर्ड जो है कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है, धौलावीरा नामक स्थान से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन की बात करें तो मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा और मातृशक्ति पर आधारित था। क्या था, प्रकृति की पूजा और मातृशक्ति पर आधारित था। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई में मिली मूर्तियों और मोहरों से उनके धार्मिक रीति रिवाज होने का पता चलता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा होता था, मातृशक्ति की और प्रकृति की पूजा होता था। मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। मातृ देवी की पूजा की बात करें तो इसमें सर्वोच्च देवी हड़प्पा समाज में मातृ देवी मदर गॉडेज की पूजा सबसे प्रमुख थी। हड़प्पा समाज में मातृ देवी की पूजा सबसे प्रमुख थी। उर्वरा की देवी की बात करें तो एक मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखा गया है, जिसे लोग धरती माता या खेती की देवी मानकर पूजते थे। उर्वरा की देवी किसे कहा गया है, तो एक मुहर पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे धरती माता या खेती की देवी मानकर लोग पूजा करते थे। पशुपतिनाथ यानी आद्य शिव, पशुपतिनाथ क्या था, आद्य शिव की पूजा मुख्य देवता थे। इस समय मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मोहर मिली है
जिसमें एक त्रिमुखी 3 मुंह वाले पुरुष का योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। क्या है? मोहनजोदड़ो से एक प्रसिद्ध मोहर मिली जिसमें त्रिमुखी यानी 3 मुंह वाले पुरुष योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। पशुओं से घिरे देवता, इनके सिर पर सिंह हैं और इनके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण के छपे मिले हैं, हिरण छिपे हैं। इतिहासकार इन्हें शिव का प्रारंभिक रूप यानी पशुपति मानते थे। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर का प्रमाण मिला है, तो इसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा के पैरों के पास जो है हिरण के छपे मिले हैं, यानी इसमें बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण के छाप मिले हैं। प्रकृति और पशु पूजा की बात करें, प्रकृति और पशु पूजा, नेचर एंड एनिमल वर्शिप। कुंवर वाला बैल, तो जानवरों में कुंवर वाले बैल यानी हम्प्ड बुल को बेहद पवित्र माना जाता था और उसकी पूजा होती थी। कुंवर वाले बैल की सबसे ज़्यादा पूजा होती थी, पवित्र माना जाता था। वृक्ष पूजा की बात करें तो वृक्ष पूजा में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता था। वृक्ष के रूप में पीपल के वृक्ष पूजनीय माना जाता था। मोहरों पर अब पीपल की पत्तियों के चित्र बहुतायत में मिले हैं, मतलब मोहर जितना होता था उस पर पीपल की पत्ती का चित्र बहुत मात्रा में मिला है अभी तक। जल पूजा की बात करें तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ से पता चलता है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान के समय सामूहिक रूप से स्नान को पवित्र मानते थे। सामूहिक स्नान को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। इसलिए जल पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। विशाल स्नानागार के रूप में लोग धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसमें स्नान करते थे। प्रतीक और अंधविश्वास, सिंबल्स एंड बिलीव्स बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह, आज उपयोग होने वाला स्वास्तिक का चिन्ह यानी स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, जो सूर्य पूजा का प्रतीक है। स्वास्तिक का चिन्ह क्या है? सूर्य पूजा का प्रतीक है। और किस समय मिला था ये? हड़प्पा सभ्यता के दिन है स्वास्तिक। स्वास्तिक किस समय का देन है? हड़प्पा सभ्यता का देन है। ताबीज और भूत प्रेत की बात करें इस समय तो खुदाई में भारी मात्रा में ताबीज एमुलेट्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि लोग भूत और प्रेत की बुरी शक्तियों से बचने के लिए अंधविश्वासों में यकीन रखते थे। ताबीज और भूत प्रेत की बात करें तो खुदाई में जो है बहुत मात्रा में ताबीज मिला है, जिससे पता चलता है कि लोग भूत प्रेत की बुरी शक्तियों से बचने के लिए अंधविश्वास में यकीन उस समय करते थे। अंत्येष्टि संस्कार की बात करें तो मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 तरीके अपनाए जाते थे। अंत्येष्टि संस्कार में मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 3 तरीके अपनाए जाते थे। पूर्ण समाधान, सबको उत्तर दक्षिण दिशा में कब्र में दफनाना। पूर्व समाधान क्या था? सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में कब्र में दफनाना शब्द पूर्ण समाधान कहलाता था। आंशिक समाधान की बात करें तो ये आंशिक समाधान, सबको पहले जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ना, फिर बची हड्डियों को दफनाना, ये आंशिक समाधान था। आंशिक समाधान क्या था? सबको पहले जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ा जाता था और फिर जो हड्डी बच जाता था उसे दफनाया जाता था। इसको आंशिक समाधान कहा जाता था। दाह संस्कार की बात करें, सबको आग में जलाकर उसकी राख को बर्तन में रखकर दफनाना दाह संस्कार होता था, जो कि अभी भी होता है। पुनर्जन्म की बात करें तो पुनर्जन्म में विश्वास, कब्रों में शवों के साथ बर्तन, गहने और तांबे के आईने रखे जाते थे, जो दिखाता था कि वे अगले जन्म या मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। क्या करते थे? जन्म या मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास करते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास उस समय दिखाया गया था, जिस समय बर्तन के रूप में सबके साथ बर्तन, गहने और तांबे के आईने भी रखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग का जीवन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और व्यापार पर टिका हुआ था। उनका भोजन और कृषि व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी, जिसकी मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है। जैसे कृषि पर बहुत ज़्यादा भोजन की विशेषता थी, कृषि पर आधारित थे। कृषि व्यवस्था की बात करें, एग्रीकल्चरल सिस्टम, मुख्य फसलें इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ, व्हीट और जौ, बैरली उगाते थे। इसके अलावा वे राई, मटर, तिल और सरसों की खेती भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय लोग का मुख्य क्या फसल था? तो गेहूँ था और जौ था। सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाया गया, उसके बाद राई, मटर, तिल और सरसों की भी खेती करते थे। चावल के साक्ष्य की बात करते हैं तो चावल के साक्ष्य गुजरात के लोथल और रंगपुर के धान यानी चावल के भूसी के अवशेष के रूप में मिले हैं।
जिससे पता चलता है कि वे चावल से भी परिचित थे। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। धान के चावल के भूसी के रूप में मिले हैं अवशेष, जिससे पता चलता है कि लोग चावल से भी परिचित थे। कपास की बात करें, कपास यानी कॉटन की खेती, दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा के लोगों को ही जाता है। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय किसको जाता है? हड़प्पा के लोगों को। यूनानियों यानी ग्रीक्स ने कपास को इसी कारण सिंडन कहा था, जो सिंधु सभ्यता से बना था। सिंडन क्यों कहा था? सिंधु सभ्यता के कारण इसे सिंडन कहा था कपास को। कौन कहा था? यूनानियों ने। कपास के सबसे पहले कहाँ मिला था? हड़प्पा के लोग सबसे पहले कपास, दुनिया में सबसे पहले कपास का जानकारी हड़प्पा के लोगों के समय ही मिला था। खेती के औजार की बात करें, खेती के औजार तो खेतों को जोतने के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग होता था। हरियाणा के बनवाली से मिट्टी का बना खिलौना हल मिला है और राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेती और औजार में लकड़ी के खेतों को जोतने के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग होता था। हरियाणा के बनवाली से मिट्टी का बना खिलौना मिला है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रयोग साक्ष्य मिले हैं। सिंचाई की बात करें, सिंचाई इरिगेशन, फसलों के सिंचाई मुख्य रूप से बाढ़ के पानी और कुओं से होती थी। हड़प्पा सभ्यता में फसल की सिंचाई कैसे होती थी? बाढ़ के पानी और कुओं से होती थी। अफगानिस्तान के सोर्तुगहई नाम स्थान से हड़प्पा स्थल के नहरों के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा के नहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये अफगानिस्तान के सोर्तुगहई से मिले हैं। भोजन और खान पान की बात करें, यानी फूड एंड डाइट, भोजन और खान पान, शाकाहारी भोजन। लोग अपने दैनिक आहार में गेहूँ, जौ, चावल, दाल, दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही और घी शामिल करते थे। वे तरबूज, खरबूजा, खजूर और अनाज जैसे फल से भी परिचित थे, यानी खाते थे। शाकाहारी के रूप में लोग क्या खाते थे? दैनिक आहार के रूप में गेहूँ, जौ, चावल, दाल, दूध से बने उत्पाद जैसे दही और घी शामिल करते थे। उस समय तरबूज, खरबूजा, खजूर और अनार जैसे फल भी खाते थे। मांसाहारी लोग की भोजन की बात करें तो खुदाई में मिली जानवरों की कटी हुई हड्डियों से पता चलता है कि भेड़, बकरी, सूअर, मछली, कछुआ और हिरण का मांस भी खाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी भोजन के रूप में भेड़, बकरी, सूअर, मछली, कछुआ और हिरण का मांस भी खाते थे। मीठे का साधन का प्रयोग करें, बात करें मीठे का साधन जो है उसमें चीनी यानी शुगर का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मीठे के लिए वे शहद, हनी का प्रयोग करते थे। मीठा खाने के लिए क्या उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे, क्योंकि उस समय चीनी का विकास नहीं हुआ था। पशुपालन की बात करें, यानी एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पालतू जानवर, खेती और दूध के लिए वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। पालतू जानवर कौन थे? बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर को पालते थे खेती और दूध के लिए। विशेष प्रिय पशु की बात करें तो उनके लिए कुंवर वाला सांड या बैल सबसे विशेष और पूजनीय था। कुंवर वाला सांड सबसे विशेष पूजनीय था उस समय के लोगों के लिए। घोड़े और ऊँट के साक्ष्य की बात करें तो गुजरात के सुरकोटदा से घोड़े के हड्डी के अवशेष मिले हैं। कहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? गुजरात के सुरकोटदा से। और कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ मिली है। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। हालांकि वे अपने आम जीवन में घोड़े का उपयोग बहुत कम या नहीं के बराबर करते थे। घोड़े का प्रयोग नहीं के बराबर करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग फैशन, कपड़ों, गहनों और सजने संवरने के बाद के बेहद शौकीन थे। हड़प्पा के लोग फैशन, कपड़ा, गहना और सजने के संवरने के बेहद शौकीन थे। खुदाई में मिली मूर्तियों और अवशेषों से उनके पहनावे, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन यानी क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स और कॉस्मेटिक्स के बारे में जानकारी मिली है, जो कि दिलचस्प बात का जानकारी है। उस समय के लोग पहनावा, आभूषण और सौंदर्य को प्रमुख मानते थे। पहनावा और वेशभूषा की बात करें, क्लोथिंग, तो सूती और ऊनी कपड़े। यहाँ के लोग मुख्य रूप से सूती कॉटन कपड़े पहनते थे, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले कपास यहीं उगाई गई थी। ठंड के दिनों में ऊनी वूलन कपड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। चूँकि सबसे पहले कपास का प्रयोग हड़प्पा में मिला है, इसलिए यहाँ के लोग सूती कपड़े पहनते थे
और दुनिया में सबसे पहले साक्ष्य भी कपास का यहीं से मिला था। ऊनी का प्रयोग यानी वूलन का प्रयोग वो ठंडे के दिनों में करते थे। दो वस्त्र का चलन यानी कि दो वस्त्रों का चलन, पुरुष और महिलाएं दोनों शरीर पर दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएं अलग अलग कपड़ा पहनते थे। पुरुष आमतौर पर नीचे धोती जैसा वस्त्र, ऊपर की ओर बाएं कंधे पर ढकते हुए एक शॉल जैसे चादर ओढ़ते थे। पुरुष क्या पहनते थे? धोती जैसा वस्त्र और ऊपर की ओर बाएं कंधे को ढकते हुए एक शॉल जैसी चादर ओढ़ते थे। साक्ष्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मूर्ति, उन्हें तीन पत्तियां डिजाइन वाली शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से मिले दाढ़ी वाले पुरोहित या राजा की बात करें तो उन्हें 3 पत्तियां यानी 3 डिजाइन वाली शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया है। आभूषण की बात करें और गहने की तो उस समय आभूषण और गहने स्त्री और पुरुष दोनों शौकीन थे। क्या थे? आभूषण और गहने के स्त्री और पुरुष दोनों शौकीन थे। हड़प्पा समाज में गहने केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी पहनते थे। हड़प्पा समय में लोग पुरुष और महिला दोनों जो है आभूषण और गहने के बहुत शौकीन थे। प्रयुक्त सामग्री की बात करें तो उस समय अमीर लोग सोने, चांदी, हाथी दांत और कीमती पत्तों जैसे कार्वेलियन, लैपिस लाजुली के बने गहने पहनते थे। वहीं गरीब लोग मिट्टी, शंख, तांबे और हड्डियों से बने गहने पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय भी 2 प्रकार के गहने पहनते थे लोग। अमीर लोग सोना, चांदी, हाथी दांत और कीमती पत्तों जैसे कार्वेलियन, लैपिस और लाजुली के बने गहने पहनते थे। वहीं गरीब लोग मिट्टी, शंख, तांबे और हड्डियों से बने गहने पहनते थे। प्रमुख गहना की बात करें उस समय वे मुख्य रूप से हार यानी नेकलेस, बाजूबंद, अंगूठियाँ, कंगन, कानफूल यानी इयररिंग्स और करधनी गिरडले के बात करते हैं तो पहनते थे। उस समय का हार क्या था? हार था जो नेकलेस, बाजूबंद, अंगूठियाँ, कंगन, कानफूल और करधनी पहनते थे। मनके बनाने के कारखाना गुजरात के लोथल और पाकिस्तान के चनौदरों में काफ़ी कीमती पत्थरों से मनके और माला बनाने के कारखाने की चर्चा मिली है। सौंदर्य प्रसाधन और श्रृंगार की बात करें यानी कॉस्मेटिक्स एंड ग्रूमिंग का तो लिपस्टिक और काजल, ये चनौदरों से लिपस्टिक, काजल और चेहरे पर लगाने वाले पाउडर के साक्ष्य भी मिले हैं, जो दिखाता है कि वे आधुनिक सौंदर्य प्रसाधनों से परिचित थे। लिपस्टिक और काजल कहाँ से मिला है? चनौदरों से मिला है। लिपस्टिक और काजल के प्रमाण जो है और पाउडर का प्रमाण चनौदरों से मिला है। हाथी दांत की कंघी और आईना भी थे उस समय। क्या था? हाथी दांत की कंघी और आईना। खुदाई में हाथी दांत से बनी कलात्मक कंघियाँ और तांबे से बने चमकदार आईने का प्रमाण भी मिला है। हाथी दांत का कंघियाँ होती थी और तांबे का चमकदार आईना। केश विन्यास की बात करें यानी हेयर स्टाइल की बात करें तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही बालों को संवारने में काफ़ी ध्यान देते थे। पुरुष दाढ़ी, मूछ रखते थे और बालों का जूड़ा या चोटी बनाते थे। मूर्तियाँ में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के आकर्षक हेयर स्टाइल में दिखाया गया है। क्या? आकर्षक हेयर स्टाइल के रूप में दोनों को दर्शाया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए सिक्कों यानी कॉइन्स का उपयोग नहीं करते थे। वे पूरी तरह वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम पर निर्भर थे। क्या थे? वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर थे, जो कि इसकी विशेषता नीचे है। वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करें, वस्तु विनिमय प्रणाली तो सामान के बदले सामान। इस प्रणाली में रुपये या सिक्के के जगह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन किया जाता था, यानी पैसा का उपयोग नहीं होता था। एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का उपयोग किया जाता था। उदाहरण देखेंगे, जैसे यदि किसी किसान को कपड़े की जरूरत होती थी तो वह जुलाहे को गेहूँ या जौ देता था और बदले में कपड़ा लेता था। इसी तरह विदेशी से कीमती पत्थर मंगाने के लिए यहाँ से सूती कपड़ा या हाथी के दांत का सामान भेजा जाता था, तो वहाँ से सूती कपड़ा आता था। मुहरे और सिक्के नहीं थे उस समय। मुहरे और सिक्के नहीं थी। सील्स वेयर नॉट कॉइन्स। मुहरे सिक्के नहीं थे। अक्सर लोग खुदाई में मिली मुहरों को सिक्का समझ लेते हैं, लेकिन यह मुद्रा या पैसा नहीं था। मुहर जो था वो सिक्का या पैसा नहीं था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मुहरों का उपयोग सिक्कों की तरह सामान खरीदने के लिए नहीं
बल्कि सामान की सुरक्षा और उस पर व्यापारिक की छाप यानी आइडेंटिटी लगाने के लिए किया जाता था। मुहर का प्रयोग सामान की पहचान के लिए होता था, न कि खरीद बिक्री के लिए होता था, इसलिए मुहर जो था वो पैसा नहीं था। धातुओं के टुकड़े का उपयोग कुछ बड़े और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य तय करने के लिए सोने, चांदी या तांबे के निश्चित वजन वाले टुकड़े या छड़ों का उपयोग भी किया जाता था, लेकिन इन पर सरकार या राजा की तरफ से कोई आधिकारिक सिक्का नहीं ढाला गया था। कोई भी आधिकारिक रूप से सिक्का नहीं ढाला गया था। भारत में सिक्कों की शुरुआत कब हुई थी, इसकी बात करें तो भारत में सबसे पहले असली सिक्के हड़प्पा सभ्यता के बहुत बाद लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BC में आए थे। कब आए थे? 6ठी शताब्दी के बाद आए थे। इन सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था, जो ज़्यादातर चांदी के टुकड़ों पर थप्पा मारकर बनाए जाते थे। चांदी के टुकड़ों पर थप्पा मारकर बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मापतोल व्यवस्था बेहद वैज्ञानिक और सटीक थी। व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने पूरी सभ्यता में एक समान मानक विकसित किया था, जिसका मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। जैसे बांटों का आकार और सामग्री शेप एंड मटेरियल्स ऑफ वेट्स। सामग्री की बात करें तो तौलने के बाट के रूप में मुख्य रूप से चर्ट नाम के पत्थर बनाए जाते थे। चर्ट नाम के पत्थर बनाए जाते थे। इसके अलावा जस्पर और अगेट पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था सामग्री के तौलने के लिए। आकार, ये बाट आमतौर पर घनाकार यानी क्यूबिक होते थे, यानी चारों तरफ से चौकोर। इन पर कोई निशान या नंबर नहीं खुदा हुआ होता था। तौल प्रणाली का अनुपात क्या था? तो तौल प्रणाली का अनुपात वेट रेशियो था। हड़प्पावासी 2 तरह के तौल प्रणाली का उपयोग करते थे। कितना? 2 प्रकार की तौल प्रणाली को बात करते थे। द्विआधारी प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम। छोटे बांटों के लिए द्विआधारी प्रणाली का प्रयोग होता था, जो इस अनुपात में बढ़ते थे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से लेकर 12,800 तक। यानी पहले जितना था उससे दुगुना होता था। कोई 1 था तो उससे 2 गुना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64 से लेकर 12,800 तक, यानी द्विआधारी बाइनरी सिस्टम था। और दशमलव प्रणाली की बात करें तो बड़े बांटों के लिए वे 10 गुणांक का प्रयोग करते थे, जैसे 160, 200, 320 और 640 होता था। मतलब 10 गुणांक या दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे। 16 अंक का विशेष महत्व था उस समय। 16 डिजिट का क्या था? बहुत महत्व था। इस व्यवस्था में 16 के अनुपात वाले वाट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। यह इकाई आधुनिक समय के 13.64 ग्राम के बराबर थी। 16 जो अंक था उस समय का, अभी का 13.64 ग्राम के बराबर था। भारत में हाल ही में वर्षों में चलने वाले 16 आने के 1 रुपया या 16 छटाक का 1 शेर जैसी व्यवस्था की जड़ें इसी हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी मानी जाती है। मतलब 16 जो अंक था, 16 आना जो रुपया के रूप में माना गया, उसी हड़प्पा सभ्यता की देन माना जाता है। लंबाई मापने की पैमाना की बात करें तो ये लंबाई या दूरी मापने के लिए फुट या इंच जैसी प्रणालियों से मिलते जुलते पैमाना का उपयोग करते थे। हाथी दांत का पैमाना गुजरात के लोथल से हाथी दांत का बना एक स्केल फुट रूलर मिला है, जिस पर सटीक दूरी निशान बने हुए हैं। क्या है? एक सटीक दूरी के निशान बने हुए हैं। कांस्य और शंख के पैमाने मोहनजोदड़ो से शंख सेल का बना और हड़प्पा से तांबे या कांस्य का बना पैमाना मिला है। कांस्य का कहाँ से मिला है? तांबे या कांस्य का मिला है हड़प्पा से, और मोहनजोदड़ो से शंख का प्रमाण मिला है। इस सुव्यवस्थित मापतोल प्रणाली से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य और व्यापार बहुत ही कड़े नियमों और नियंत्रण के साथ चलता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल काम और व्यापार में ही व्यस्त नहीं रहते थे, बल्कि वे मनोरंजन और खेल के भी बेहद शौकीन थे। खुदाई में मिले अवशेष से उनके मनोरंजन के साधन के बारे में भी बहुत सी बात पता चली है। जैसे पासे का खेल, उस समय पासे का खेल भी था। डाइस गेम या चेस। शतरंज का प्रारंभिक रूप लोथल और मोहनजोदड़ो से मिट्टी और पत्थर के बने पासे, डाइस और गोटियां से मिली है। शतरंज का प्रारंभिक रूप कहाँ से मिला है? लोथल और मोहनजोदड़ो से मिट्टी और पत्थर के बने पासे से गोटियां मिली है। लोकप्रियता
की बात करें तो ये आज के शतरंज यानी चेस या चौपार जैसा खेल था, जो उस समय का सबसे लोकप्रिय इंडोर गेम होता था। क्या था? इंडोर गेम था। पशु पक्षी की लड़ाई या एनिमल फाइटिंग की बात करें तो मनोरंजन का साधन था उस समय। लोग मनोरंजन के लिए तीतर, बटेर या अन्य पक्षियों और जानवरों को आपस में लड़ाते थे। मनोरंजन के रूप में लोग पशु पक्षियों को लड़ाते थे। तीतर और बटेर या अन्य पक्षी और जानवरों को आपस में लड़ाते थे। मुहरों पर साक्ष्य, कुछ मुहरों पर दो मुर्गों या जानवरों के आपस में लड़ते हुए दिखाया गया, इससे साक्ष्य मिला है। शिकार और मछली पकड़ना, हंटिंग एंड फिशिंग, दोहरा उद्देश्य था। जंगली जानवरों और का शिकार करना और नदी में मछलियों का पकड़ना मनोरंजन के साथ साथ भोजन जुटाने का भी एक जरिया था। क्या था? इसमें दोहरा उद्देश्य था। जंगली जानवरों का शिकार करना और नदी में मछली पकड़ना मनोरंजन के साथ साथ भोजन जुटाने का भी एक बहुत बड़ा जरिया था उस समय। साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये खुदाई में तांबे और कांसे के बने मछली पकड़ने के कांटे यानी फिश हुक्स की बड़ी संख्या में इसके साक्ष्य मिले हैं। नृत्य और संगीत की बात करें, डांसिंग एंड म्यूजिक, नृत्य का शौक, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य की नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि समाज में नृत्य का बहुत महत्व था। कांस्य के नर्तकी की मूर्ति जो मिली है, इससे समाज में नृत्य का बहुत महत्व था, इसका प्रमाण मिलता है। संगीत के साधन, ये संगीत के साधन खुदाई में ढोलक और बांसुरी जैसे वाद्यों के समान मिट्टी के बर्तन और आकृतियाँ मिली हैं, जो संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। बच्चों के खिलौने की बात करें यानी चिल्ड्रंस टॉयज, तो हड़प्पा काल में बच्चों के मनोरंजन के लिए मिट्टी यानी टेराकोटा के बहुत ही कलात्मक खिलौने बनाए जाते थे। मिट्टी के खिलौनों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। सीटी और झुनझुने मिट्टी की बनी चिड़ियाँ जैसे सीटी, जिसे फूंकने पर आवाज़ आती थी। चलने वाले खिलौने, पहियों वाली मिट्टी की गाड़ियाँ, बैलगाड़ी का मॉडल। हिलने वाले खिलौने जैसे ऐसे खिलौने जिनका सिर या हाथ धागा खींचने पर हिलता था, जैसे पूंछ हिलता था, जैसे बंदर। हड़प्पा सभ्यता में मुहरें यानी सील्स केवल दिखावे या कला के लिए नहीं थी, बल्कि उनका मुख्य उपयोग व्यापारिक और प्रशासनिक सुरक्षा के लिए होता था। खुदाई में मिली मुहरों के मुख्य उपयोग हैं, जैसे व्यापारिक सुरक्षा के लिए भी प्रयोग किया जाता था। व्यापारिक सुरक्षा यानी सिक्योरिटी गुड्स, पहचान और सुरक्षा। जब सामान से भरे थैले या बोरे एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे तो उनके मुंह को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। क्या की जाती थी? गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। मुहर की छाप यानी सीलिंग, उस गीली मिट्टी पर व्यापारी अपनी विशेष मुहर दबा देते थे, जिससे मिट्टी पर मुहर की छाप बन जाती थी। ये चोरी से बचाव का भी उपाय था। यदि सामान गंतव्य स्थान तक पहुंचने से पहले मिट्टी की वह छाप टूटी हुई मिलती थी तो इसका मतलब था कि सामान के साथ छेड़छाड़ या चोरी की गई है, इसलिए मिट्टी लगाकर भेज देते थे मुहर बनाकर। व्यापारियों की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ मर्चेंट्स, मालिक का नाम। मुहरों पर अक्सर किसी जानवर के चित्र के साथ हड़प्पा लिपि में कुछ लिखा होता था। यह संभवतः व्यापारी के नाम या उसके पद या कबीले संगठन को दर्शाता था। क्या था? कबीले या संगठन को दर्शाता था। अनपढ़ लोगों के लिए, जो लोग लिपि पढ़ या लिख नहीं सकते थे, मुहर पर छपे जानवर के चित्र जैसे एक सींग वाला गेंडा, हाथी या बाघ को देखकर समझ जाते थे कि यह सामान किसी व्यापारी या शहर का है। इससे अनपढ़ लोगों की पहचान होती थी। स्वामित्व और अधिकार का प्रतीक, सिंबल ऑफ अथॉरिटी, प्रशासनिक उपयोग। कुछ विशेष मुहरे का उपयोग शायद राजा, शासक वर्ग या बड़े अधिकारियों द्वारा अपनी शक्ति और आदेशों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता था। ताबीज़ के रूप में एज एमुलेट्स, धार्मिक और सुरक्षात्मक उपयोग। कुछ छोटी मुहरों में छेद मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि लोग इन्हें धागे में पिरोकर या गले बाजू में ताबीज़ की तरह पहनते थे। पशुपतिनाथ, मातृ देवी की छाप वाली मुहरों का उपयोग बुरी ताकतों से बचने के लिए धार्मिक आस्था के रूप में किया जाता था। मुहरों से जुड़ी खास बातें, जैसे सामग्री की बात करें तो अधिकांश मुहरें सेलखड़ी के नाम से मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। इसके अलावा हाथी दांत,
मिट्टी और तांबे के मुहरें भी मिले हैं। आकार ये मुहरें ज़्यादातर चौकोर या आयताकार होती थी, लेकिन कुछ बेलनाकार मुहरें भी मिली है। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के लिए मुख्य रूप से 2 रास्तों जैसे जल और थल मार्ग का प्रयोग करते थे। विशेष प्रकार की नावों तथा गाड़ियों का उपयोग करते थे। इसकी विस्तृत जानकारी है। जैसे व्यापारिक रास्ते की बात करें, व्यापारिक रास्ते की जैसे समुद्री मार्ग सी रूट्स, विदेशी व्यापार के लिए यह सबसे मुख्य रास्ता था। व्यापारी गुजरात के लोथल बंदरगाह या सूतका-गंडोर मकरान तट से अपने जहाज लेकर निकलते थे। वे अरब सागर और फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ के तट के साथ चलते चलते ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, इराक तक पहुंचते थे। व्यापारी लोग गुजरात के लोथल या बंदरगाह या सूतका-गंडोर मकरान तट से जहाज लेकर निकलते थे और अरब सागर के फारस की खाड़ी के तट के साथ चलते चलते ओमान और बहरीन के मेसोपोटामिया तक पहुंच जाते थे। नदी मार्ग की बात करें, रिवर रूट, देश के भीतर व्यापारी के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रावी, भोगबा, घग्गर का उपयोग किया जाता था। नदियों के जरिए पंजाब, सिंध, गुजरात के शहर को आपस में जोड़ा गया था। नदी के जरिए ही पंजाब, सिंध, गुजरात शहर को आपस में जोड़ा गया था। थल मार्ग की बात करें तो थल मार्ग यानी लैंड रूट, राजस्थान, कर्नाटक, अफगानिस्तान और मध्य एशिया जैसे ईरान आदि से कच्चा माल, कीमती पत्थर लाने के लिए व्यापारी जमीनी रास्ते से भी सफ़र करते थे। नाव और जहाज़ का उपयोग की बात करें तो हड़प्पावासी जो है नाव बनाने की कला में बहुत माहिर थे। हड़प्पा के लोग शिप बिल्डिंग में बहुत माहिर थे, जहाज़ के नाव और उपयोग करते थे। पालदार जहाज़ की बात करें, पालदार जहाज़ यानी सेलिंग शिप समुद्र की ओर तेज लहरों और हवा का सामना करने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों में कपड़े के पाल यानी सैल्स का उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर एक ऐसे जहाज़ का चित्र है जिसके बीच में एक मस्तूल यानी मस्त और पाल लगाने की जगह बनी हुई है। चप्पू वाली नाव की बात करें, रोइंग बोट्स, नदियों में कम गहरे पानी और शांत बहाव में चलने के लिए चप्पू यानी ओर्स से चलने वाली चपटे तल फ्लैट बॉटम्ड की नाव इस्तेमाल की जाती थी। चप्पू वाली नाव के भी उपयोग इसमें किया जाता था। साक्ष्य की बात करें तो लोथल से मिट्टी का बना एक खिलौना जहाज़ यानी टेराकोटा शिप मॉडल मिला है, जिससे पता चलता है कि उनके जहाज़ों के आगे और पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता था, जैसा कि आज के आधुनिक जहाज़ में होता है वैसा ही उठा हुआ होता था। थल मार्ग के वाहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट, ज़मीनी रास्तों पर सामान ले जाने के लिए वे निम्नलिखित साधन का प्रयोग करते थे, जैसे बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। क्या था? बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी। ये भारी सामान जैसे अनाज के बोरे, लकड़ियाँ, पत्थर ढोने के लिए 2 या 4 पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग करते थे। ठोस पहिए यानी सॉलिड व्हील्स, इन गाड़ियों के पहिए आज के तरह तिलियों स्पोक वाले नहीं होते थे, बल्कि वे लकड़ी के पूरे गोल टुकड़े के बने ठोस पहिए होते थे। पशु की बात करें, ऊँटों और गधों का उपयोग पहाड़ी या रेतीली रास्तों पर सामान ढोने, पोटलियाँ लाद कर ले जाने के लिए किया जाता था। धातु शिल्प और कांसा उद्योग की बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज माना जाता है। यहाँ के कारीगर तांबे यानी कॉपर में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण करते थे। क्या करते थे? कॉपर में टीन मिलाकर कांसा का उपयोग बनाकर करते थे। मूर्तियाँ और औजार की बात करें तो ये कांसे से बनी मूर्तियाँ जैसे मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति, कुल्हाड़ियाँ, चाकू, आरी और मछली पकड़ने के कांटे भी बने होते थे कांसे की। मनके और आभूषण उद्योग की बात करें, बीड एंड मेकिंग इंडस्ट्री प्रमुख केंद्र था, जैसे गुजरात का लोथल, पाकिस्तान का चनोदरो मनके बनाने के लिए और बड़े औद्योगिक केंद्र थे। यहाँ कारखाने और अध बने मनके मिले हैं। क्या? लोथल गुजरात का और पाकिस्तान का चनोदरो जो है व्यापार के लिए, बड़े उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। कीमती पत्थर की बात करें तो वे सेलखड़ी, एस्टेटाइट, अगेट, जैस्पर और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों को काटकर, तराशकर और उनके बारीक छेद करके सुंदर मालाएं और आभूषण बनाते थे। कीमती पत्थरों के मृदभांत और मिट्टी के बर्तन की बात करें
चौक का प्रयोग होता था। कुम्हार के चौक का उपयोग करके बहुत ही सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। कुम्हार के चाक का प्रयोग करके सुंदर और मजबूत मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। लाल और काले बर्तन पर आमतौर पर लाल रंग से रंगे होते थे, जिन पर काले रंग से सुंदर ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्योमेट्रिक डिजाइन और पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते थे। बर्तन जो है आमतौर पर लाल रंग के बनाए जाते थे और उस पर चित्र जो है काले रंग से बनाए जाते थे। मुहर निर्माण उद्योग की बात करें, मुहर और निर्माण उद्योग की तो मुख्य सामग्री अधिकांश मुहरें सेल खड़ी स्टेटाइट के नाम पर मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। शिल्प कला का नमूना इन चौकोर मुहरों पर एक सींग वाले गैंडे यानी कि यूनिकॉर्न, हाथी, बाघ और बैल के अत्यंत सजीव चित्र उकेरे जाते थे, जो उनके बेहतरीन शिल्प को दर्शाते थे। बेहतरीन शिल्प को दर्शाते थे। वस्त्र उद्योग की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो कपास की कताई, घरों से बड़े पैमाने पर मिट्टी और शंख के बने तकलियाँ यानी स्पिंडल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सूत काटना, कपड़ा बुनना एक बहुत बड़ा घरेलू उद्योग था हड़प्पा के समय। कपड़ों की रंगाई की बात करें तो लोथल से एक बड़ा हौज यानी कुंड मिला है, जिसे कपड़ों को रंगने या भट्ठा डाइंग वैट माना जाता था। कपड़ों को रंगने के लिए एक बहुत बड़ा हौज या कुंड मिला है। शंख और हाथी दांत शिल्प की बात करें तो तटीय उद्योग था। समुद्र के किनारे बसे शहरों जैसे बालाकोट और लोथल में शंख की चूड़ियाँ, पासे और चम्मच जैसी चीज़ों बनाने का बड़ा उद्योग था। हाथी दांत की वस्तु की बात करें तो हाथी दांत से कंघियाँ, स्केल यानी पैमाना और सजावटी के सामान भी तैयार किए जाते। हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों और अपने आंतरिक शहरों के बीच व्यापार करने के लिए मुख्य रूप से दो रास्तों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से दो रास्ता था, जलमार्ग यानी वाटरवेज और थलमार्ग लैंड रूट्स। कौन था? जलमार्ग और थलमार्ग। जलमार्ग की बात करें तो जलमार्ग सबसे प्रमुख रास्ता था। विदेशी व्यापार जैसे मेसोपोटामिया और ओमान के साथ जलमार्ग के लिए सबसे पसंदीदा और आसान रास्ता था। इसके भी दो भाग थे। समुद्री मार्ग, जलमार्ग के दो भाग थे। समुद्री मार्ग सी रूट्स, हड़प्पा के व्यापारी अरब सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते मेसोपोटामिया तक पहुँचते थे। वे समुद्र के तट के साथ साथ अपने जहाज चलाते थे। समुद्र के तट के साथ साथ ही जहाज चलाते थे। जैसे लोथल गुजरात इसी मार्ग का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल जो था सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसके अलावा सुतका गंडोर पाकिस्तान का तट और बालाकोट भी प्रमुख तटीय चौकियाँ थी। रास्ते में बहरीन, दिलमुन जिसको दिलमुन कहा गया है, ओमान, मगन के द्वीप पर जहाज रुकते थे। व्यापारी पड़ाव भी काम करते थे। व्यापारी पड़ाव का भी काम यहाँ करते थे बहरीन यानी दिलमुन और ओमान के द्वीपों पर। नदी मार्ग की बात करें, देश के भीतर सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जैसे रावी, झेलम, चिनाब, भोगवा आदि नदी का भारी उपयोग इस समय नदी मार्ग के रूप में किया जाता था। नदियों के जरिए सामान भेजने के लिए लकड़ी और पत्थर के नाव का आसानी से शहर तक पहुँचाया लकड़ी और पत्थर के नाव द्वारा आसानी से शहरों तक पहुँचाया जाता था। थल मार्ग की बात करें यानी लैंड रूट की, निकटवर्ती राज्यों और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार के लिए ज़मीनी रास्तों का उपयोग किया जाता था। पहाड़ी और मैदानी रास्ते भी थे इस समय। अफ़गानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया यानी तुर्कमेनिस्तान जाने के लिए व्यापारी पहाड़ों के दर्रों यानी पासेस और मैदानी रास्तों से होकर गुजरते थे। उत्तर पश्चिम में स्थित शोरतुघई यानी अफ़गानिस्तान थल मार्ग का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। परिवहन के साधन की बात करें, परिवहन की साधन इन रास्तों पर सफ़र करने के लिए वे प्रमुख साधन का उपयोग करते थे, जैसे में कि नाव और जहाज़। क्या था? नाव और जहाज़। समुद्री और नदी व्यापार के लिए लकड़ी की नावें बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर पर नाव का चित्र बना हुआ है और मिट्टी के खिलौने वाले जहाज़ भी मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनके पास आधुनिक डिजाइन वाले बड़े पालदार जहाज़ बने थे। क्या था? बड़े जहाज़ थे। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी की बात करें इस समय तो थल मार्ग पर भारी सामान ढोने के लिए लकड़ी के ठोस पहियों वाले पहाड़ियों का उपयोग होता था।
खुदाई में मिट्टी के खिलौना, बैलगाड़ी यानी टेराकोटा टॉय कार्ड्स भी भारी मात्रा में मिले हैं। भारवाही पशु की बात करें, भारवाही पशु ऊँट और गधों का उपयोग भी थल मार्ग पर होता था। सामान लादने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत आगे थे। वे जल थल दोनों मार्ग से विदेशी के साथ व्यापार करते थे। मुख्य रूप से विदेशी क्षेत्रों और देशों के साथ व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया यानी आधुनिक ईरान, इराक। आधुनिक इराक को ही मेसोपोटामिया कहा जाता था। सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार था। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच सबसे गहरे व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के राजा सारगोन के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जिक्र मिलता है, जो हड़प्पा सभ्यता के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या था? मेलुहा शब्द का भी प्रयोग मेसोपोटामिया सभ्यता में किया गया है। इसके साक्ष्य की बात करें तो मेसोपोटामिया के शहर जैसे ऊर, कीस, निपुर से हड़प्पा के दर्जनों मुहरे की प्रमाण भी मिली है। दूसरा शहर था ओमान और बहरीन। तांबे का आयात, हड़प्पावासी ओमान यानी अरब प्रायद्वीप से अच्छी गुणवत्ता का तांबा कॉपर मंगाते थे। ओमानी तांबे और हड़प्पा के तांबे की कलाकृतियों में निकल के अंश मिले हैं, जो व्यापार को साबित करते हैं। क्या करते हैं? व्यापार को साबित करते हैं। दिलमुन और मगन, क्या था? दिलमुन और मगन। बहरीन को दिलमुन और ओमान के तट को मगन कहा जाता था। बहरीन को दिलमुन और ओमान के तट को मगन कहा जाता था, जो मेसोपोटामिया और भारत के जहाज़ों के लिए बीच पड़ाव थे। क्या था? बीच पड़ाव था। फारस की खाड़ी यानी आधुनिक ईरान। फारस की खाड़ी को आधुनिक ईरान कहा गया है। कीमती पत्थर और धातु, ईरानों के वे मुख्य रूप से सोना, चांदी और कीमती पत्थर मंगवाते थे। साक्ष्य, गुजरात के लोथल बंदरगाह से फारस की खाड़ी की एक गोल मुहर मिली है। साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गुजरात के लोथल बंदरगाह से फारस की खाड़ी की एक गोल मुहर मिली है। क्या मिली है? गोल मुहर। वहीं अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में लाजवर्थ यानी मणि, लैपिस लाजुली, क्या था? लैपिस लाजुली यानी लाजवर्थ मणि। हड़प्पा वासियों को गहरे नीले रंग की कीमती पत्थर जिसे लाजवर्थ बहुत पसंद था, वे अफ़गानिस्तान के बदख्शां के क्षेत्र से मंगाते थे। कहाँ से? बदख्शां क्षेत्र से मंगवाते थे अफ़गानिस्तान के ये लाजवर्थ मणि। सोर्तुघुई की बात करें तो अफ़गानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती कॉलोनी भी थी, जिसका नाम क्या था? सोर्तुघुई था। मध्य एशिया की बात करें, सेंट्रल एशिया, वे आधुनिक तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान जैसे मध्य एशिया क्षेत्र से भी जुड़े थे, जहाँ से मुख्य रूप से तांबा, शीशा और कीमती पत्थरों का आयात निर्यात करते थे। विदेशों से क्या क्या मंगवाते थे? विदेशों से क्या मंगाया यानी आयात किया जाता था? जैसे सोना, दक्षिण भारत, कर्नाटक की कोलार खदानों और अफ़गानिस्तान, फारस से सोना का आयात होता था। चांदी का आयात ईरान और अफ़गानिस्तान से होता था। तांबा या कॉपर का जो है आयात राजस्थान के खेतरी खदानों और ओमान से होता था। कहाँ से? राजस्थान के खेतरी खदान से और ओमान से होता था। टीन की बात करें, टीन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से कांसा बनाने के लिए इसका व्यापार होता था। बाहर से क्या भेजा या क्या निर्यात किया जाता था? हड़प्पावासी विदेशों में सूती कपड़ा यानी कपास, हाथी दांत के बने सामान, मन के यानी बीड्स और लकड़ी के देवदार के लकड़ी होते थे, और टेराकोटा के खिलौने भी बाहर से निर्यात होता था। अब बात करते हैं सिंधु कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता की सभी 15 प्रमुख नगर और उनसे संबंधित नदी का विस्तृत विवरण। चलिए, जैसे मोहनजोदड़ो है, फर्स्ट क्या है? मोहनजोदड़ो, इससे सिंधु नदी की चर्चा मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य, इसका अर्थ है कि मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यहाँ वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ और अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, और सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो था। आलमगीर की बात करें तो आलमगीरपुर हिंदन नदी के तट पर था। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह हिंडन नदी यानी यमुना की सहायक नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर। कोटदीजी की बात करें, कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है।
और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पत्थरों के तीर भी मिले हैं। चनोदरों की बात करें तो ये सिंधु नदी के तट पर है। यह पाकिस्तान में स्थित एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान भी चनोदरों से मिला है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में। मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी के तट पर है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा क्या सबसे उत्तरी स्थल है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। राखी गढ़ी की बात करें तो ये घग्गर नदी के तट पर है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। वर्तमान खोजों के अनुसार यह भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्थल था। राखी गढ़ी। हड़प्पा की बात करें तो ये रावी नदी के तट पर था। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोज किया गया था। यह सभ्यता पहला उत्खनन शहर था। क्या था, सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन शहर कौन था, हड़प्पा था, जिसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता पड़ा है। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। यह पंजाब भारत में सतलज नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल है। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया जाने वाला पहला स्थल कौन सा है, रोपड़, जो पंजाब में है, भारत में है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते भी दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। वहीं लोथल की बात करें, ये भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात में स्थित यह शहर सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड था। यहाँ से चावल के दाने और फारस की मोहरें मिले हैं, जो समुद्री व्यापार को दर्शाती है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। रंगपुर की बात करें तो ये नदी भादर नदी के किनारे मिले है। यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुखभादर या भादर नदी के समीप स्थित है। यहाँ से धान की भूसी के ढेर का प्रमाण मिला है। बनावली की बात करें, बनावली यह नदी सरस्वती नदी के किनारे है। महत्वपूर्ण तथा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित यह स्थल से मिट्टी का बना हुआ हल यानी खिलौना और उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य भी बनावली से मिला। बनावली हरियाणा से। सुतका गेंडोर ये दास्क नदी के किनारे है। इस सभ्यता का सबसे प्राचीन सबसे पश्चिमी स्थल है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। यह एक प्रमुख व्यापारिक चौकी थी। दास्क नदी के किनारे है सुतका गेंडोर, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे है। भगवानपुर की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे है। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल उत्तर हड़प्पा काल और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अंतर संबंधों को दर्शाता है। आमरी की बात करें, आमरी ये सिंधु नदी के तट पर है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित इस स्थल से 12 सिंगा एंटेलोप के साक्ष्य मिले हैं और यह पूर्व हड़प्पा काल की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा का क्या अर्थ है, काले रंग की चूड़ियाँ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के स्थित इस जगह से दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत का और अग्निकुंड फायर अलर्ट्स के साक्ष्य भी मिले हैं। जुते हुए खेत का और अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा सभ्यता मातृसत्ता। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से मातृसत्तात्मक माँ के प्रधान वाली मानी जाती है, न कि पितृसत्तात्मक पिता के प्रधान वाली। इतिहासकार इसके बहुत से कारण बताए हैं, चलिए इसको देखते हैं। जैसे मातृ देवियों की मूर्ति की अधिकता। खुदाई में भारी मात्रा में मिट्टी से बने नारी यानी मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्ति की संख्या बहुत अधिक है, जिससे पता चलता है कि समाज में महिलाओं को अत्यंत पूजनीय और ऊंचा स्थान दिया जाता था। उर्वरता की देवी की बात करें तो एक मुहर पर एक महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। हड़प्पा वासियों ने धरती माता या प्रकृति की देवी मानकर पूजते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वे सृष्टि और जीवन की उत्पत्ति में महिला यानी माँ को महत्व सर्वोच्च मानते थे। सामाजिक और पारिवारिक संरचना क्या है, सामाजिक और
पारिवारिक संरचना। इतिहासकार के अनुसार परिवार का मुखिया संभवतः पिता न होकर माता होती थी। हड़प्पा सभ्यता में वंश या परिवार की पहचान माता के नाम से होने के संकेत मिले हैं, जो बाद में वैदिक काल में बदलकर पितृसत्तात्मक हो गई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय मातृसत्तात्मक थी, माता प्रधान होती थी, घर की मुखिया होती थी, जो कि वैदिक काल में पुरुष के रूप में पितृसत्तात्मक के रूप में बदल गई, पितृसत्तात्मक के रूप में बदल गई। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे यानी आयरन से परिचित नहीं थे। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है। कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो ब्रॉन्ज एज हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। यहाँ के लोग केवल तांबा यानी कॉपर, कांसा यानी ब्रॉन्ज, सोना, गोल्ड और चांदी, सिल्वर जैसे धातुओं से ही परिचित थे, यानी लोहा से परिचित नहीं थे। वे तांबे में टीन मिलाकर कांसा यानी कांस्य बनाने का तकनीक जानते थे, जिसका उपयोग अपने औजार, हाथियों और मूर्ति बनाने में हथियार और मूर्ति बनाने में करते थे। कांसा का उपयोग किस में करते थे? औजार, हथियार और मूर्ति बनाने में करते थे। लोहे की खोज कब हुई की बात करें तो भारत में लोहे की खोज हड़प्पा सभ्यता के पतन के बहुत बाद, यानी उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से भारत में लोहे के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले लोहे के साक्ष्य कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से। लोहे की अज्ञानता का प्रभाव क्या था? लोहे की अज्ञानता का प्रभाव की बात करें, लोहे की अज्ञानता का प्रभाव तो इसमें हाथियों की कमी क्या था? हथियारों की कमी। लोहे की जानकारी न होने के कारण उनके पास तलवार या भारी कवच जैसे मजबूत और घातक हथियार नहीं थे। उनके हथियार तांबे और कांसे के थे, जो काफ़ी मुड़ जाने वाले और कमज़ोर होते थे। यही कारण है कि वो एक शांतिप्रिय सभ्यता थी, न कि युद्ध प्रिय। शांतिप्रिय सभ्यता इसलिए थी। लकड़ी के हल की बात करें तो खेती के लिए उनके पास लोहे के फाल नहीं होते थे, इसलिए वे ज़मीन जोतने के लिए लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की खोज और उनके खोजकर्ता, वर्ष, वर्तमान स्थिति की सूची नीचे है। चलिए देखते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? राय बहादुर दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में। इसकी स्थिति थी मोंटेगोमरी जिला, वर्तमान साहिवाल, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, यानी रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। किसने? दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये स्थित है मोहनजोदड़ो लारकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है और रखालदास बनर्जी ने इसका 1922 में खोज किया था। सुतका गंडोर की बात करें तो ये सुतका गंडोर, ये ओरल स्टाइन ने इसकी खोज किए थे 1927 में। ये बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान, दस्क नदी के किनारे स्थित है। चनहुदरो की बात करें, चनहुदरो जो है चनहुदरो की खोज NG मजुमदार यानी मैके द्वारा विस्तृत उत्खनन, बाद में मैके द्वारा विस्तृत उत्खनन किया गया, जबकि पहले खोज NG मजुमदार ने किया था वर्ष 1931 में। यह स्थित नवाब शाह जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित है चनहुदरो। कालीबंगा की बात करें तो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, बाद में BV लाल और BK थापर द्वारा उत्खनन किया गया। 1953 था खोज। हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, यानी भारत के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है लोथल की बात करें तो ये SR राव ने इसकी खोज किया था 1954-55 में। ये अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत में है, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। रोपर की बात करें तो रोपर की खोज जगदत्त शर्मा ने किए थे 1953 से 55 में। ये रूपनगर जिला, पंजाब, भारत में स्थित है, जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। बनवाली की बात करें या बनावली, इसका खोज RS पृष्ठ ने किया था 1974 में। यह फतेहाबाद जिला, पहले हिसार में था, हरियाणा भारत में, जो कि सरस्वती या रंगोई नदी के तट पर बनावली या बनवाली स्थित है। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा की खोज JP जोशी ने RS बिष्ट द्वारा बाद में विस्तृत उत्खनन किया गया।
पहले जेपी जोशी ने किया था 1967 से 68 में। कच्छ जिला गुजरात भारत में है, जो कि खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ? खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। राखी गड्ढी की बात करें तो राखी गड्ढी की खोज अमरनाथ यानी सूरज भान द्वारा प्रारंभ में भी खोज की गई थी। ये खोज का दिया जाता है अमरनाथ का, जो कि 1997 से 99 और प्रारंभिक खोज 1969 में हुआ था। स्थिति हिसार जिला हरियाणा भारत में है। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। क्या? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है राखी गड्ढी। क्या है? सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता में आज की तरह जाति प्रथा यानी कास्ट सिस्टम या राजनीतिक समाजवाद सोशलिज्म के कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन खुदाई में मिले घरों के बनावट और सामानों के आधार पर इतिहासकारों ने वहाँ की सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर और वर्ग विभाजन को इस प्रकार विभाजित किया है। जैसे जाति प्रथा का अभाव। जाति प्रथा के अभाव का बात करें, नो कास्ट सिस्टम, कर्म आधारित विभाजन था उस समय। हड़प्पा काल में उत्तर वैदिक काल जैसी जन्म आधारित 4 जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं थे। उस समय कर्म के आधार पर बांटा गया था। काम के आधार पर समाज को बांटा गया था। जैसे समाज जातियों में नहीं बल्कि लोगों के काम या पेशे के आधार पर बटा हुआ था। समाज में योद्धाओं की तुलना में व्यापारियों, शिल्पकारों और किसानों का सम्मान अधिक था। क्या था? योद्धा की तुलना में व्यापारी, शिल्पकार और किसान का सम्मान अधिक था। सामाजिक वर्ग विभाजन का बात करें तो ये नगरों की बनावट, ऊंचा दुर्ग और निचला नगर से साफ पता चलता है कि समाज में आर्थिक असमानता थी और लोग मुख्य रूप से 3 या 4 वर्ग में बटे हुए थे। शासक या पुरोहित वर्ग की बात करें तो इसमें ये लोग शहर के ऊंचे हिस्से यानी दुर्ग में किले के भीतर रहते थे। इसमें बड़े प्रशासनिक अधिकारी, अमीर व्यापारी और पुजारी शामिल थे। और धनी मध्यम वर्ग की बात करें, मिडिल क्लास, इसमें छोटे व्यापारी, सैनिक, लिपिक यानी क्लर्क्स और कुशल शिल्पकार, मनके और मुहर बनाने वाले आते थे, जो निचले नगर के बड़े घरों में रहते थे। निचले नगर के बड़े घर में रहते थे। श्रमिक या निम्न वर्ग की बात करें, लोअर या वर्किंग क्लासेस, इसमें मजदूर, किसान, मछुआरे और दास सर्वेंट्स शामिल थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के छोर पर मिले एक एक कमरे के बैरक जैसे घर इनके निवास के स्थान होते थे। कहाँ क्या समाजवाद था तो देखते हैं। आधुनिक अर्थों में वहाँ कोई राजनीतिक समाजवाद नहीं था, लेकिन उनकी व्यवस्था में कुछ समाजवादी तत्व यानी कि सोशलिस्टिक एलिमेंट्स जरूर दिखाई देते हैं। सामूहिक कल्याण की बात करें, नगर की जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक कुएं, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ यह दिखाते हैं कि प्रशासन सभी नागरिकों की मूलभूत सुविधा का ध्यान रखता था। प्रशासन जो है सभी मूलभूत सुविधा का ध्यान रखता था। अनाज की संकट प्रबंधन, बफर स्टॉक, हड़प्पा काल और मोहनजोदड़ो में मिले विशाल अन्नागार यह साबित करते हैं कि सरकार किसानों से कर के रूप में अनाज इकट्ठा करती थी। अकाल या सूखे के समय इस अनाज को गरीब जनता में मुफ्त या सस्ते में बांट दिया जाता था, जो एक लोक कल्याणकारी समाजवादी को दर्शाता है। क्या? लोक कल्याणकारी समाजवादी सोच को दर्शाता है। शांति प्रिय समाज, शांति प्रिय समाज में किसी एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर हथियार के बल पर अत्याचार करने के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं। अमीर और गरीब के घर में अंतर जरूर था, लेकिन वे आपस में मिलजुल कर व्यापारिक प्रगति के लिए काम करते थे। क्या करते थे? व्यापारिक प्रगति के लिए काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन या विनाश में कोई निश्चित कारण नहीं थे। विभिन्न इतिहासकार और वैज्ञानिक इसके अलग अलग कारण बताए हैं। चलिए देखते हैं। प्राकृतिक कारण क्या था? प्राकृतिक कारण बाढ़। मार्शल और मैके जैसे इतिहासकारों के अनुसार सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बार बार आने वाली भीषण बाढ़ से यह सभ्यता नष्ट हो गई। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के 7 स्तर मिले हैं। क्या मिले हैं? 7 स्तर मिले हैं। नदियों का मार्ग बदलना पहला है, जैसे घग्गर, हाकरा जैसे प्रमुख नदियों के सूखे या अपना रास्ता बदल लेने के कारण पानी की कमी हो गई, जिससे लोगों को पलायन करना पड़ा। दूसरा है जैसे भूकंप, अर्थक्वेक, कालीबंगा जैसे जगहों पर मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि तीव्र भूकंप के कारण शहरों की संरचना तबाह हो गई। पर्वतीय और जलवायु परिवर्तन है जैसे सूखा और मरुस्थलीकरण,
लगातार कम बारिश होने के कारण खेती और पशुपालन ठप हो गया, जिससे भीषण अकाल पड़ा। वनों की कटाई, ईंट पकाने और जहाज के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बिगड़ गया। क्या हो गया? पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया। तीसरा था बाह्य आक्रमण, फॉरेन इन्वेंशन, आर्यों का आक्रमण। इतिहासकार व्हीलर के अनुसार मध्य एशिया से आए आर्यों ने इन नगरों पर हमला किया। मोहनजोदड़ो से मिले बिखरे हुए मानव कंकाल इस बात की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आधुनिक वैज्ञानिक इस सिद्धांत को पूरी तरह से सच नहीं मानते हैं। प्रशासनिक शिथिलता, कमज़ोर प्रशासन। सभ्यता के अंतिम दिनों में नगर नियोजन की व्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। सड़कों पर अतिक्रमण होने लगा था और साफ सफाई की व्यवस्था बिगड़ गई थी, जिससे महामारियां जैसे मलेरिया फैली थी। ये भी मानना है इतिहासकारों का। पतन का निष्कर्ष निकलता है कि इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं, बल्कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच धीरे धीरे हुआ। लोग बड़े शहरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए। क्या हुआ? लोग बड़े क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में चले गए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो में कितनी जानकारी मिली और जानकारी कैसी थी यह भी बताइएगा। ये 1 घंटा के सेशन में हम लोग ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया।